हाय फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल को लेके इंग्लिश की, क्योंकि आप सभी मेरे साथ अग्री करेंगे फ्रेंड्स, व्हेन यू वांट टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस सच एज एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ऑफ कोर्स इंग्लिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आता है इन सारी एग्जाम्स में, क्योंकि सीजीएल में आप सभी को पता है टीयर 1 में 50 मार्क्स का है, लेकिन टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 में 135 मार्क्स का इंग्लिश है। और सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ पे भी हमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा दिखता है। सीपीओ में इंग्लिश का वेटेज तो पूरा 200 मार्क्स का इंग्लिश ही होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के सेशन में जिनकी भी दिक्कत है इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश में हम कैसे स्कोर करें। तो चलिए ये बताने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज आशीष ठेंगरे। फॉर मोर देन 11 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। इसके अलावा आई हैव बीन ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और मेरी मार्केट में दो बुक्स भी पब्लिश हुई है। एक है बैंकिंग के लिए जिसका नाम है इंग्लिश इज स्कोरिंग, जो एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, और दूसरी जो बुक है मेरी वो है इंग्लिश स्कोर बूस्टर, वो है साई ज्योति पब्लिकेशन की, जो है टीसीएस पैटर्न जब जिसको हम आज तक कह रहे थे, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, एफसीआई है, ये सेंट्रल की जितनी भी एग्जाम्स होती है तो इनके लिए इंग्लिश स्कोर बूस्टर मेरी बुक है। और बैंकिंग मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि आईबीपीएस के पैटर्न में जो इंग्लिश आता है उसके लिए हमारी बुक है इंग्लिश इज स्कोरिंग। ये दोनों बुक्स फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इन बुक्स को चाहो तो मंगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश को लेके, और हम सबकी कहीं ना कहीं एक चिंता होती है, एक डर भी होता है और चिंता भी होती है कि भाई इंग्लिश में हमारा स्कोर कैसे बढ़े, या फिर हम इंग्लिश बहुत जल्दी मतलब जिसको हम बोल सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाएं। ये अगर आपके माइंड में सवाल है तो उसका सोल्यूशन और इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये एक बात सबसे पहले आपको माइंड में रखनी है इंग्लिश को लेके, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल भी आएगा कि इन्होंने ये क्या लिखा है, और इन्होंने तो लिखा था कि हम जो इंग्लिश को लेके डर है या फिर चिंता है कि इंग्लिश में स्कोर कैसे बढ़ेगा, इस बात का जवाब देने जा रहे हैं, तो इन्होंने ये क्या लिखा। तो ये क्या लिखा है मैंने, देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज लिखा है मैंने। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब आप इंग्लिश को लेके कंसर्न है, इंग्लिश को लेके आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार मेरा इंग्लिश में स्कोर कैसे बढ़े, तो सबसे पहला इसका जवाब है हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखना शुरू करें। इससे फायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके माइंड में नहीं तो ये बात रहेगी कि यार इंग्लिश को तो हम लैंग्वेज ही समझते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। टोटल आपका जो पर्सपेक्टिव है ना इंग्लिश को लेके वो चेंज हो जाता है व्हेन यू लुक अपॉन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज रादर देन एज अ सब्जेक्ट। जैसे अभी अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को हम सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको मैथ्स की बुक में झांकना है, मैथ्स के नोट्स देखने हैं, मैथ्स के मॉक में देखना है, वहीं पे देख सकते हैं आप। रीजनिंग आपको सही करना है तो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक आपको उठानी पड़ेगी, वहां से आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। वही सब होता है बाकी सबकी केसेस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो कुछ है आप उसी सब्जेक्ट में ढूंढ सकते हैं उस पर्टिकुलर बुक में। लेकिन एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, आप इंग्लिश को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं बहुत जल्दी। कैसे? अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज समझा तो क्या होगा, एक आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। क्या होगा? आपके जो रीडिंग के सोर्सेस हैं, रीडिंग के सोर्सेस आप बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। इसका जो होराइजन है ये बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। कैसे? आप देखिए, आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन देखिए, वो कुछ भी आया होगा आपको इंग्लिश में आया होगा। आपके जो भी कुछ नोट्स बने होंगे, अभी आपके पास कोई भी कॉपी लेके बैठे हैं तो उस कॉपी का फ्रंट पेज देख लीजिए, आप उसका बैक पेज देख लीजिए, उसमें जो भी कुछ भी लिखा होगा वो सब इंग्लिश में लिखा होगा। तो आप जहां कहीं पे भी पढ़ते हैं वहां आपको इंग्लिश पढ़ने को मिलता है। अगर वहां पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखता है, होते हैं कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत कॉमन से मिस्टेक्स होते हैं, वो देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। अगर ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी इंग्लिश का न्यूज़ है, कोई भी एक आर्टिकल ले रहे हैं आप, उस आर्टिकल में भी आप सब्जेक्ट वर्ब देख सकते हैं, उसमें एडजेक्टिव देख सकते हैं, उसमें नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी इंग्लिश की जो लर्निंग है अगर लैंग्वेज की तरह देखा तो हमारी इंग्लिश की लर्निंग हो जाएगी सीजलेस, मतलब कांस्टेंट बन जाएगी। आप न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में इतने सारे वर्ड्स आते हैं। अभी मैं कुछ वर्ड्स, अपना ये ऑनलाइन मोड है, अगर ऑफलाइन मोड होता तो मैं ज़रूर आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स पूछता जिनकी मीनिंग आपको पता तो है, लेकिन जब मैं उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको पूछता हूँ, ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है, उसमें मैंने ये देखा है, तो बच्चों को वो आती ही नहीं बातें। इसलिए मैंने बोला
इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह लीजिए। लैंग्वेज की तरह लेने का फायदा क्या होगा, आपके रीडिंग के सोर्सेज बढ़ेंगे, रीडिंग के सोर्सेज बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश को पढ़ना सीख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, अब देखिए कई बार क्या लिखा होता है, ये जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं वो इस तरीके से कई बार लिखते हैं। देखिए 3 days डेमो, और यहाँ पे फ्री भी लिखते हो, फ्री डेमो, फिर लिखते हैं अवेलेबल। ये आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे कोचिंग वाले वगैरह इन चीज़ों का यूज करते हैं। अब मैंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे 2-3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको ऐसी मिल जाएगी। अब ये देखिए सबसे पहली बात तो ये गलत है, 3 days नहीं होना चाहिए, 3 day होना चाहिए। यहाँ पे फ्री सुपरफ्लुअस है, इसका मतलब क्या, डेमो फ्री होता है तो फिर आपको उसके पहले फ्री यूज करने की जरूरत नहीं। तो मैं जो बात बोल रहा था, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन बात आपको दिखा था, बहुत बार ऐसा लिखा होता है, देखिए एडमिशन ओपन, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा। अब इसको आपने गौर से देखा तो आपको पता चलेगा देयर इज अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट हो रहा है। एडमिशन यहाँ पे सब्जेक्ट बना बैठा है जो कि सिंगुलर है, और यहाँ पे ओपन वर्ब बना बैठा है जो कि प्लूरल है, तो ये गलत है। अब ये होना चाहिए ऐसे, एडमिशंस ओपन। अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये एडमिशंस प्लूरल सब्जेक्ट और इसका वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि लुक अपॉन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ये अगर आपने किया तो जो कुछ भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका बहुत ही जल्द उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट है इसका, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, यहाँ पे बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, मुझे एरर स्पॉटिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपका ऑफकोर्स स्कोप बढ़ जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं सीजीएल या फिर सीएचएसएल, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें एफसीआई भी हम कंसीडर करेंगे, एफकैट भी कंसीडर करेंगे, सीजीएल हम सबसे बड़ा अभी एग्जाम लेके चलते हैं। अब सीजीएल का हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंग्लिश अगर मुझे बेहतर बनाना है इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, मुझे अगर इंग्लिश बेहतर बनानी तो मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपकी इंग्लिश ऐसी हो कि आपको स्पॉटिंग एरर्स आए, मतलब एरर्स आपको स्पॉट करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू स्पॉट द एरर। अगर वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपको सेंटेंस में कुछ पार्ट दिया है बोल्ड में या अंडरलाइन पार्ट है, इसका रिप्लेसमेंट आपको बोला है कि कौन सा रिप्लेसमेंट होगा, ये पैटर्न पूछा जाता है हर एग्जाम का, ये पार्ट एंड पार्सल है, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे पैटर्न लिखे। तो ये सॉल्व करना आता है तो हम बोलेंगे इंग्लिश अच्छी है। फिलर्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये डबल फिलर को मैं थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी आपने आमतौर पे देखा होगा सिंगल फिलर्स पूछते हैं, एक सेंटेंस होता है, एक सिंगल फिलर होता है, उसको सॉल्व करना है। हाँ, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में वगैरह डबल फिलर, वर्ड स्वैप, ट्रिपल फिलर्स वगैरह वगैरह होते हैं। हम बात कर रहे हैं सीजीएल की, तो मैं वही बताऊंगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना आना चाहिए कि यहाँ पे वर्ड क्या होगा। तो उसके लिए भी एक इंग्लिश का बैकग्राउंड होता है जो बड़ा हेल्प करता है, जैसे कि ग्रामेटिकल उसका एस्पेक्ट, उसका टोनल एस्पेक्ट, उसका कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट। ये बातें अगर आपने कंट्रोल में की तो बहुत जल्दी आपका इंग्लिश में स्कोर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। क्लोजेट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिलर्स के साथ ही मैंने कनेक्ट किया। जैसे आपने देखा होगा कि सीजीएल जो क्लोजेट टेस्ट देते हैं आपको, जिसमें एक पैराग्राफ होता है जिसमें बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसको रीडिंग कंपैरिजन करके सीजीएल लिखता है। तो हमें उसको रीडिंग कंपैरिजन की तरह बिल्कुल नहीं लेना है, हमें उसको फिलर की तरह ही लेना है। तो ये सिंगल फिलर का अप्रोच, क्लोजेट टेस्ट का अप्रोच एक ही होता है, मतलब मुझे फिल इन द ब्लैंक्स का पैटर्न सॉल्व करना आना चाहिए जिससे मेरा क्लोजेट टेस्ट भी बनेगा। नरेशन आना चाहिए। हाँ, ये दोनों जो बातें हैं ये ग्रामेटिकल है बिल्कुल, ये रूल्स बेस्ड बातें हैं जिसमें आपको नरेशन आना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करो, या फिर आपको वॉइसेस आने चाहिए, एक्टिव का पैसिव कीजिए, पैसिव का एक्टिव कीजिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हम अपने बैच में कवर करेंगे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस है। लेकिन ये एक टेक्निक होती है फ्रेंड्स, इडियम फ्रेजेस जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी अगर वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो इडियम्स फ्रेजेस में आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि वहाँ क्या होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में फिगरेटिव यूसेज आपको समझना पड़ता है उस पर्टिकुलर वर्ड का। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, माइट इज राइट। अब माइट का मीनिंग किसी को पता है तो वो जल्दी से समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है कि इसका, इस इडियम या इस फ्रेज का क्या मीनिंग बन सकता है। माइट का मतलब होता है ताकत, और राइट मतलब तो आपको पता है सही है, तो माइट इज राइट। वैसे हिंदी में भी है ये इडियम एंड फ्रेज हम बोलेंगे तो, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस,
और मराठी में भी है बड़ी तो कान पीड़ी। तो ये माइट अगर आपके पास वोकेबलरी है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ आपकी वोकेबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे फिर से खेल वोकेबलरी का है। क्लोजेड टेस्ट में खेल वोकेबलरी का है। सिंगल फिलर में खेल आपके वोकेबलरी का है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूरा खेल वोकेबलरी का। अभी ध्यान दीजिए इन बातों की तरफ, क्योंकि मैं आपको सीजल का पूरा जो पैटर्न पूछा जाता है, किस पैटर्न में इंग्लिश पूछा जाता है और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये बातें बता रहा हूँ। पैराजंबल को मैं बोलता हूँ कि ये लॉजिकल है, और लॉजिकल चीज़ें बहुत बार ग्रामेटिकली भी हल हो जाती है जिस तरह से सीजल देते हैं, तो वो भी हम पैराजंबल वगैरह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए एक मिसस्पेल्ड है, हम देखते हैं कि कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या कई बार 2 क्वेश्चन होते हैं सीजल में, हम देखते हैं मिसस्पेल्ड वाले हमें पूछते हैं कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए या फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। इसको लेके भी अभी देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड्स आपको जनरली एसएससी कैसे पूछती है। देखिए अभी ओकेजन है, ऐसे वर्ड्स आपको खासकर पूछेंगे, यहाँ डबल सी है कि डबल एस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वहाँ डी होगा कि टी होगा ये पूछेगा। इमिशन में डबल एम कि डबल एस। प्रिविलेज ये कई बार पूछा हुआ एसएससी का वर्ड है जिसमें डी नहीं आता है ना। तो नॉलेज, एक्नॉलेज, सैक्रिलेज ये ऐसे वर्ड्स। या फिर हम इस बार देखते हैं रेलिवेंट, एम्बेरस, डबल आर डबल एस, क्या आएगा नहीं आएगा, ये बातें आपको पूछी जाती है। तो वो जो वर्ड्स है वो भी हम आपकी बैच में डिस्कस करेंगे ताकि हम इसमें भी मार्क्स ना गवाएं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें जिसमें एक पैसेज होता है और जिस पैसेज के आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अभी अगर हम सीजल की बात करते हैं, एज फार एज एसएससी सीजल एग्जामिनेशन इज कंसर्न, हम देखेंगे कि टीयर 2 में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है। टीयर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज पूछा नहीं जा रहा है अभी पिछले 3 साल से। तो हम इसको लेके भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक्यूरेटली और फास्ट ये कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स उस सवाल की तरफ जो बहुत बार बच्चों के माइंड में होता है कि हम इंग्लिश में स्कोर कैसे करें, है ना। सबकी दिक्कत यहाँ है, इंग्लिश में स्कोर कैसे करें। अब हाउ टू स्कोर इन इंग्लिश, अभी इसकी की मैंने आपको दी है, ये इसकी की है वोकैबुलरी को बिल्डअप करना है। इसका मतलब ये नहीं होता वोकैबुलरी को रट्टा मारना है। रट्टा मारने वाले बच्चे बहुत बार मैं देखता हूँ कि मॉक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, पेपर में तो फिर अलग ही हाल हो जाता है उनका। क्यों? उनको लगता है मैंने इतने सारे वर्ड्स का रट्टा मारा यार, मैंने इतने सारे वर्ड्स लर्न किए, फिर भी फिलर नहीं बन रहे, फिर भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में दिक्कत हो रही है। तो इसका मैं आपको जवाब बताना चाहता हूँ। जिनके फिलर्स गलत होते हैं उनके पास वोकैबुलरी तो होती है लेकिन कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी नहीं। अब ये कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी क्या होती है वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। पहले बातें देख लेते हैं कि इंग्लिश में स्कोर करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ग्रामर का नॉलेज हमें एक्वायर करना है। इसका मतलब नहीं कि ग्रामर के रूल्स का रट्टा मारना है, नॉट एट ऑल। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ग्रामर समझने की जरूरत है। जैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है तो ये समझने वाली बात है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आपको सीखना है। ये किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट एक्टिव है तो वर्ब एक्टिव है, सब्जेक्ट पैसिव है तो वर्ब पैसिव है। ये थोड़ी रट्टा मारेंगे हम। तो हम ये समझेंगे कि ग्रामर अगर मुझे समझना है तो वो एक ग्रामर का बेस है जिसको मुझे लॉजिकली चीज़ों को समझना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रामर लर्न किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैबुलरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ये देखिए आपकी वोकैबुलरी इनटू ग्रामर, इनसे एक चीज बनती है जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी है, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्रहेंशन। अब देखिए कॉम्प्रहेंशन आपका तभी बनता है फ्रेंड्स जब वोकैबुलरी और ग्रामर का प्रॉपर मेल होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। आपकी वोकैबुलरी अगर पुअर है तो आपका कॉम्प्रहेंशन कभी नहीं होगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे आप। और अगर वोकैबुलरी है भी लेकिन उसको ग्रामर का सपोर्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब आपको नहीं समझ में आता है, एडजेक्टिव वर्ब से अलग करना नहीं आता, तो उस केस में भी हमारा कॉम्प्रहेंशन पूरी तरीके से गिर जाता है। अब आपके माइंड में सवाल भी आ सकता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको सभी को क्लियर हो जाएगा मैं बताना क्या चाहूँगा। देखिए गीता अनलाइक मधु इज नॉट विट्यूपरेटिव। ये मैंने सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस में देखिए आप हमारी दिक्कत क्या हो रही है। इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है मैक्सिमम बच्चों को मैं बताता हूँ। पहली बात तो सबसे पहली बात इनके माइंड में आ रही है ये वर्ड, ये क्या लिखा है। किसी को लगता है ये बड़ा उटपटांग सा वर्ड लिखा है इन्होंने।
अब दोज हु आर नॉट फैमिलियर विद दिस वर्ड, उनके लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी ही दिक्कत है कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। तो मैंने ये जो बात बोली थी इंग्लिश में स्कोर करने की, जो मैंने बोली है कि आपके हाथ में वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन, तो आपका देखिए यहाँ वोकैबुलरी ना होने की वजह से, विट्यूपरेटिव का मीनिंग ना पता होने की वजह से हमारा कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे गिर रहा है, मतलब हमें चीज़ समझ में ही नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहा है। दूसरी बात देखते हैं अब ये जो पहेली है मैं हल कर लेता हूँ, इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, एब्यूजिव है, इसका मीनिंग होता है एब्यूजिव। अब मेरे ख्याल से एब्यूजिव के साथ बहुत सारे बच्चे फैमिलियर होते हैं, उनको पता होता है एब्यूज का मतलब गाली गलौज करना होता है, तो एब्यूजिव मतलब गाली गलौज वाली गंदी लैंग्वेज है ना, फाउल बोल सकते हैं, विट्यूपरेटिव बोल सकते हैं। अब ये तो समझा आपको कि एब्यूजिव। अब ये सवाल है कि गीता अनलाइक मधु इज नॉट एब्यूजिव, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हु इज नॉट एब्यूजिव। ये जो इज है यहां पे देखिए ये वर्ब है, अब ये वर्ब है मतलब इसका कनेक्शन है सब्जेक्ट के साथ। अगर आपने सब्जेक्ट को ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यू विल नॉट गेट टू नो कि हु इज एब्यूजिव, कौन गाली गलौज वाला है। अब यहां है गीता, ये अब देखिए ग्रामर पे आते हैं, ये गीता है नाउन, शुरू का नाउन है तो ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट है, ये ग्रामर की समझ होती है। अब ये आपको सभी को अभी से याद रखना है कि सेंटेंस के किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नाउन आया वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, बस इतना आप याद रखें। ये छोटी सी बात आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा बर्डन हल्का कर देगी। तो गीता यहाँ सब्जेक्ट है, अनलाइक प्रेपोजिशन है, ये अगर प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हमारा गीता है। और हमने बोला कि गीता इज नॉट एब्यूजिव, इसका मतलब गीता एब्यूजिव नहीं है, इसका मतलब मधु एब्यूजिव है। इसमें सिलोजिज्म का भी पैटर्न हम समझ सकते हैं, मतलब मधु गाली गलौज करने वाली है और गीता बिल्कुल वैसी नहीं है। तो इससे क्या समझा हमने, देखिए जो मैं बात आपको अभी तक बता रहा था कि ग्रामर और वोकैब का सही कॉम्बिनेशन आपके कॉम्प्रहेंशन को सही करेगा। अगर वोकैबुलरी आपकी सही नहीं है तो कॉम्प्रहेंशन ऑफकोर्स वहाँ पे गिरने वाला है, कोलैप्स होने वाला है। या फिर मान लीजिए वोकैबुलरी है और ग्रामर नहीं है, तो इन दोनों का हमें मेल बिठाना है ताकि हमारा कॉम्प्रहेंशन अच्छा हो। कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा तो वेरी इजीली एंड वेरी एक्यूरेटली यू कैन सॉल्व पैराजम्बस, यू कैन सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो भी पैटर्न होता है उसके क्वेश्चंस। चलिए अब अगर किसी को ग्रामर को लेके किसी के माइंड में डाउट्स है कि ग्रामर में हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो मैं आपको ग्रामर के लिए कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं बताऊंगा कि ऐसे ग्रामर पढ़िए, एक टॉपिक बाय टॉपिक जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, साउंड नॉलेज अगर आपको ग्रामर का विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको एक्वायर करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी है। वो चीज़ें क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, फंक्शनिंग ऑफ एंड फैमिलियरिटी विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है। वंस यू हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, आपको पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आता है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब ग्रामर अच्छा है। अगर ये नहीं आता कि आपको नाउन को यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश नाउन फ्रॉम वर्ब और वर्ब फ्रॉम नाउन और एडजेक्टिव फ्रॉम एडवर्ब, इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ग्रामर बिल्कुल ही इंग्लिश का अच्छा नहीं है। तो सारा फोकस यहाँ पे रखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आगे आपका पूरा का पूरा ग्रामर का जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए हेल्प करने वाला है। जैसे कि नाउन है तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है ना, फिर नाउन के साथ प्रोनाउन जुड़ता है, तो नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट केस टेबल ये हम ग्रामर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसमें हमें स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या क्या रोल प्ले करती है, वर्ब की जो जेरंड कह सकते हैं हम या पार्टिसिपल कह सकते हैं V4 ING फॉर्म, वो क्या रोल प्ले करती है। टाइम के साथ टेंसेस समझने होते हैं, सिर्फ टेंसेस के रूल्स का रट्टा नहीं मारना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस चेंज होता है। कंजंक्शंस एंड पैरेललिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इस तरीके से नहीं पढ़ते, सिर्फ वो कंजंक्शन पढ़ते हैं और पैरेललिज्म उनके माइंड में नहीं होता है, तो फिर ग्रामर पढ़ के भी ना पढ़ने की ही बराबर होता है। जेरंड एंड इन्फिनिटिव, हाँ इसको हम ग्रामर समझते हैं कि जेरंड एंड इन्फिनिटिव में कुछ कीवर्ड्स है जिसका हमें ग्रामर समझना पड़ता है। इन्वर्जन हमें समझना है, मॉडिफायर सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ ऑफकोर्स फिर आर्टिकल्स है, डिग्रीज है, वो हम पढ़ने वाले। ये डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्रीज होगा कि सुपरलेटिव डिग्रीज होगा। आर्टिकल्स को हम देखेंगे, अगर पूरा पेपर सीजीएल का देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखता कि भर भर के ए एंड द पे
द से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं, ए एन में क्या फ़र्क होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स में मतलब वो साउंड पे डिपेंड करता है कि लेटर पे डिपेंड करता है। ए एन इनडेफिनिट नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और हम बात करें द की, तो ऑन द अदर हैंड द आर्टिकल फिर स्पेसिफिक नाउन को मॉडिफाई करता है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। समझ गए फ्रेंड्स? अब देखिए, ये सारी बातें बताने के बाद जो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उसका हम और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसका फायदा मुझे कैसे होता है। देखिए, ये एक वर्ड है जिसका सिनोनिम मैं पूछने वाला हूं, बट उसके पहले देखिए, ये एरर आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 23 में टियर 1 में एक स्पॉटिंग एरर है। ये स्टेटमेंट दिया था सीजीएल ने। अब ये देखिए माय ब्रदर परफॉर्म्ड, ये हमें समझ में आना चाहिए वर्ब है, ये V2 है, इसका सब्जेक्ट ब्रदर है। हाँ जी, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, एक्सट्रीमली एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे गुड, जो कि एडजेक्टिव है। ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच को वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि ये जो गुड है इसका कनेक्शन क्या है। एक्सट्रीमली गुड कोई गलत नहीं होता है, मैं जैसे किसी को कहता हूँ यू आर एक्सट्रीमली गुड, ये बिल्कुल सही है, बट हमें यहाँ पे देखना है मॉडिफायर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश, ये वाला मॉडिफायर। ये मॉडिफायर आपका पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना उसको संभाल के रखेगा, क्योंकि वो मॉडिफायर आपको सिखाएगा ये नाउन है, ये वर्ब है, इसके पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इसके पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में गलत होगा। तो अगर हम देखेंगे तो अभी हम देखेंगे ये जो गुड है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका कॉन्टेक्स्ट है ये परफॉर्म वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई ऐसा हो रहा है कि ही स्पीक्स, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ही स्पीक्स लाउड। अब किसी को भी एरर मिलेगा, ही स्पीक्स लाउड में क्या हो रहा है, लाउड मॉडिफाई कर रहा है स्पीक्स को, जो कि वर्ब है, और लाउड की अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये एडजेक्टिव है। हम बोलेंगे ये गलत, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, कैसा या कैसी या कैसे का जवाब होता है। तो वो कैसे बात करता है, लाउडली, ये हुआ एडवर्ब। इसको कहते हैं हम ग्रामर की समझ। अब देखिए और कुछ चीजें मैंने रखी है जानबूझ के। अब ये देखिए, ये जो सेकंड यहाँ पे मैंने आपके स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, इस स्लाइड पे ये जो क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन बाय द वे है किसका, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ये 24 एसएससी सीजन का ये जो 24 का पेपर हुआ है, इसका ये क्वेश्चन लाया मैंने। अब इसमें क्या दिखता है, ये सारा क्वेश्चन मैथ्स का है, ये कोई भी देख के समझेगा। लेकिन ये मैथ्स, हमें मैथ्स के साथ डील करने से पहले हमें लैंग्वेज के साथ डील करना आना चाहिए। बिकॉज ये जो कुछ आपको यहाँ पे फाइंड द टाइम कुछ लिखा है, ये जो कुछ करना है, ये तो बाद में मैथ्स चलेगा, कैलकुलेशन बाद में होगा। सबसे पहले हमें इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि अ थीप नोटिस, एक चोर ने नोटिस किया पुलिसमैन को, कितने डिस्टेंस से, यहाँ मैथ्स है, 600 मीटर्स की दूरी से उसने नोटिस किया। द थीप, अब ये द थीप का मतलब होता है ये स्पेसिफिक है, ये यहाँ पे इनडेफिनिट है। तो मैंने जो बात बोली थी कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो क्या हम मैथ्स के क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं देख रहे? क्या यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिख रहे हैं आपको? नहीं। तो हम इसी चीज से, इसी टेक्निक से हमारा इंग्लिश बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ के। तो एक चोर ने, वही चोर ने भागना शुरू किया, पुलिसमैन ने उसको, उसका पीछा करना शुरू किया। द थीप एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट स्पीड्स ऑफ 12, यहाँ पे फिर से मैथ्स है, एंड 15, और यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या था, उसी क्रम से। इसका मतलब ये हुआ, ये 12 किलोमीटर पर आवर भाग रहा है चोर, ये चोर का स्पीड है, और ये कहा गया ये पुलिसमैन, ये पुलिसमैन का स्पीड है। अभी बोला जा रहा है कि फाइंड द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिसमैन टू कैच द थीप। अब ये पुलिस को, चोर को पकड़ने के लिए कितना समय लगने वाला है। तो 600 मीटर की दूरी से उसने नोटिस किया, इसकी 12 की स्पीड है, इसकी 15 की स्पीड है, और फिर बोला जा रहा है कि मिनट्स में कितना लगेगा। तो ये बात हमें डिटरमिन करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स। वैसा ही एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभी आप देख के समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि इंग्लिश बढ़िया बनाइए। इंग्लिश अगर आपने बेहतरीन बनाया तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि रीजनिंग में है क्या, ब्लड रिलेशन है। जितना भी लैंग्वेज बेस्ड जो आपको वर्बल रीजनिंग दिखेगा वो सारा इंग्लिश के भरोसे बनना है। इंग्लिश मतलब आपकी हिंदी अगर अच्छी है तो ऑफकोर्स आप हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बात लैंग्वेज की हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब ये जो वर्ड का कनेक्शन इसके साथ है, वही इस वर्ड का कनेक्शन इनमें से किसके साथ होना है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो ये हिसाब नहीं लगाना ये ए है वॉवेल है, ये यहाँ पे फिर वॉवेल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वर्ड है इसका रिलेशन इसके साथ। तो हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग सॉल्व करते समय भी इंग्लिश बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स देखते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, आपको पूछा जाता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये वाला एनोलॉजी वाला पैटर्न है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट है, या फिर आप देख सकते हैं कि जो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाता है। ये है सही मायने में सब लैंग्वेज का खेल, बट हमने उसको रीजनिंग में रखा है। अब ये बोलता है कि एक्रीमोनी का ये जो कनेक्शन है ह्यूमैनिटी के साथ क्या है, मतलब ये इसका एंटोनिम है या सिनोनिम है। जैसा रिलेशन इसका इसके साथ है वैसा इस वर्ड का इनमें से किसके साथ रिलेशन है। अब होता क्या है, देखिए हम अप्रोच की बात करते हैं। अब ऐसी एग्जाम्स हम टारगेट कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑफ कोर्स वी हैव टू डेवलप अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच, है ना। तो देखिए एक्रीमोनी, ह्यूमैनिटी, हमें ह्यूमैनिटी पता है, बट जिस बच्चे को ये एक्रीमोनी वर्ड नहीं पता ना, वो वहीं पे क्या करता है, वो ही गेट्स डिसअपॉइंटेड। उसको लगता है अरे यार ये क्या हो गया, ये कौन सा वर्ड आ गया, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस वर्ड, है ना। ये बच्चों की हालत होती है। अभी अप्रोच देखिए कैसे बदलता है। एक्रीमोनी इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। अब ये वर्ड ही नहीं पता तो इसका कनेक्शन आपको समझ में ही नहीं आने वाला है। यहाँ दिया है विल्ड, अब ये विल्ड भी वर्ड नहीं पता तो फिर से दिक्कत। लेकिन अभी देखिए सीजन ने जैसे ऑप्शन रखे थे, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। अब ये ऑप्शंस का खेल है यहाँ पे। एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब पता है, अपन बोलते हैं एक्सर्शन हुआ, एक्सर्ट किया। एक्सर्ट मतलब क्या था, फिजिकली या मेंटली आप किसी भी चीज में एफर्ट्स लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सर्ट। तो हम किसी को बोलते हैं यार एक्सर्ट योर माइंड, दिमाग का इस्तेमाल करो, मतलब इसका मीनिंग यही हो रहा है, यूज करो। और हम बोलते हैं यार मेरे पास अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ना जबरदस्त टेक्निक है, तो मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अप्लाई करो मतलब यूज ही करो। अगर किसी बच्चे ने इतना भी सेंस डेवलप किया इन तीन वर्ड्स को लेके, ये बात उसको समझी यार, एक्सर्ट, यूज और अप्लाई तीनों तो एक ही है, वो बंदा क्या चुनेगा बताए। फॉरगो, फर्क नहीं पड़ता है वेदर ही इज फैमिलियर विद दिस वर्ड दैट वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ये करेगा। और ये मैं आपको बता दूं सीजीएल का टियर 2 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स हमने ले लिया अपने पॉकेट में। अप्रोच, अब मैं आपको बता देता हूं एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है पता है, ये होता है ऐसा वर्ड जिसमें हॉस्टिलिटी होती है, नफरत होती है, हेट्रेड होता है। ये ह्यूमैनिटी मतलब हम बोलते हैं कि यार ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है। अब ये विल्ड का मतलब पता है, विल्ड पावर, जैसे पॉलिटिशियन हम देखते हैं कि सत्ता दिखाते हैं मेरे पास पावर है, इसको बोलते हैं विल्ड। जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा वो इस तरीके से तलवार घुमाता है, इसको बोलते हैं विल्ड, मतलब डिस्प्ले होता है। अब ये विल्ड मतलब यूज करने की तरह होता है, जैसे पावर को यूज करना। अब ये फॉरगो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को डिसओन करना, मतलब उस चीज का त्याग कर देना। तो ये बातें थी फ्रेंड्स इंग्लिश को लेके, जो हमने पहले सेशन में समझने की कोशिश की। ऑफ कोर्स इसके आगे फिर से मैं आपको क्वेश्चन के अप्रोचेस बताऊंगा, फिल इन द ब्लैंक का अप्रोच क्या होता है। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करना शुरू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ही बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपकी वोकेबलरी कैसे बिल्डअप करनी है। इतना ही नहीं, मैं थोड़ी सी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ कि हम इंग्लिश की वोकेबलरी को कैसे डेवलप करेंगे। हम इंग्लिश की वोकेबलरी को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि कंपैटिबल वर्ड हमने पढ़ा तो हम कभी ना भूले, हम बिनाइन वर्ड इस तरीके से पढ़े कि हम कभी ना भूले। तो पिक्टोरियल फॉर्म्स में आपको वोकेबलरी पढ़ाई जाएगी इस बैच में, जो कि आपके मेमोरी को बहुत ज़्यादा रिटेंटिव बनाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज यही रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इन चीज़ों को फिर से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फिर से कि इंग्लिश बेहतर जल्द से जल्द कैसे बनाए और हम सीजीएल में सिलेक्शन कैसे लें।